प्रिय विद्यार्थियों, आपके समक्ष एक और ई लेक्चर लेकर आप प्रस्तुत हूँ। आज के टॉपिक का टाइटल है डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर, और हम कह सकते हैं कि फर्मेंटर की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से इसके अंदर किण्वन की प्रक्रिया होती है, कौन कौन से भाग इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बेसिकली किण्वक वर्षों से लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए काम में लिए जाते रहे हैं। तो हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में आपके उपयोग में आने वाला अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और अन्य कई सारे एसिड्स बनाने के लिए किण्वकों का प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में ये प्रक्रिया केवल किण्वक तक सीमित न रह करके बायोरिएक्टर के रूप में भी सामने आई है, जो कि फर्मेंटर का ही एक परिवर्तित रूप है। हम आगे कुछ स्लाइड्स में फर्मेंटर और बायोरिएक्टर में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे, और एक फर्मेंटर के कौन कौन से भाग होते हैं जो उसकी संरचना को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार करते हैं। A fermenter is a device in which substrate of low value is utilized by living cells or enzyme to generate a product of higher value। और हम कह सकते हैं कि फर्मेंटर या किण्वक एक ऐसा यंत्र है जिसमें लो वैल्यू का, कम मूल्य का सबस्ट्रेट काम में लेते हुए, जिसमें लिविंग सेल्स, एंजाइम्स, इन सब को साथ लेकर के एक उच्च वैल्यू का या उच्च मूल्य का प्रोडक्ट प्राप्त किया जा सके। फर्मेंटर्स सामान्यतः फूड प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट्स, इन आदि कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। फर्मेंटर और बायोरिएक्टर में क्या अंतर होता है? जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि बायोरिएक्टर इज़ द वेसल दैट फैसिलिटेट वेरियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोरिएक्टर के अंदर लिविंग कोशिकाओं को भी काम में लेते हुए हम कुछ विशेष प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं, जबकि फर्मेंटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम केवल किण्वन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। बायोरिएक्टर अलाउज बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑल टाइप, ये सभी प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराता है, जबकि किण्वक केवल किण्वन की प्रक्रिया को ही संपन्न कराता है। बायोरिएक्टर एक ऐसा वेसल है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को संपन्न कराता हुआ कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट सेल्स को भी अपने उपयोग में लेता है, जबकि बायोरिएक्टर के कंपैरिजन में फर्मेंटर केवल फर्मेंटेशन को ही संपन्न कराता है, जिसमें केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके साथ में उनको किण्वन की प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले अन्य सबस्ट्रेट साथ में डाले जाते हैं। बायोरिएक्टर्स को उपयोग में लेकर हम मेडिसिनल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबॉडीज आदि बना सकते हैं, जबकि फर्मेंटर्स के द्वारा केवल हम लैक्टिक एसिड और इथेनॉल जैसे प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। एक आइडियल फर्मेंटर की क्या विशेषताएं होती है वो इस स्लाइड में आपको दिखाई गई है। एक आइडियल फर्मेंटर के अंदर एजिटेटर, जिसको हम कहते हैं कि कोशिकाओं को और माध्यम को मिक्स करने का जो काम करता है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा एरेशन, एक आइडियल फर्मेंटर के अंदर वातन की व्यवस्था संपन्न करने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर कोशिकाओं में जो किण्वन की प्रक्रिया है वो तेज़ी से संपन्न होती है। एक अच्छे फर्मेंटर के अंदर टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, न्यूट्रिएंट फीडिंग और लिक्विड लेवल निर्धारण करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। एक अच्छे फर्मेंटर में स्टेरिलाइजेशन और हम कह सकते हैं निर्जमीकरण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई भी उत्पाद खराब ना हो। और एक अच्छे फर्मेंटर के अंदर माध्यम को काम में लेते हुए वापस उसमें से निकालने के लिए या उसमें से उत्पाद निकालने की भी एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक फर्मेंटर के अंदर कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं।
जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इसके अंदर इनलेट फॉर मीडिया, एरेशन की और इम्पेलर्स, बेफलर्स, आउटलेट फॉर प्रोडक्ट और ऐसे 8 विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं एक फर्मेंटर के अंदर पाई जाती है, जो कि उसका मुख्य स्वरूप निर्धारण करती है। आगे हम इन सारे भागों के बारे में एक के बाद एक जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट्स ऑफ फर्मेंटर और फर्मेंटर के भाग। पहला है इनलेट फॉर मीडिया। ये माध्यम सप्लाई करने के लिए एक इनलेट होता है और कह सकते हैं हम एक ऐसी नली होती है जिसके द्वारा फर्मेंटर के अंदर माध्यम को प्रवेश कराया जाता है। दूसरा है इनोकुलम। इनोकुलम जो कि माध्यम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करने के लिए जो सामान डाला जाता है उसे हम इनोकुलम कहते हैं। तीसरा होता है कूलिंग जैकेट। कोई भी फर्मेंटर जो है वो एक कूलिंग जैकेट के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है और जिसके अंदर स्टीम या कूलिंग वाटर जो है वो लगातार बहता रहता है, ताकि जो है उसके अंदर माध्यम का स्टराइजेशन होता रहे और इस जैकेट के द्वारा उसमें से निकलने वाली हीट को भी डेसिपेट किया जा सकता है और हम कह सकते हैं कि जो है उस जनरेटेड हीट को रिमूव किया जा सकता है। बड़े फर्मेंटर्स के अंदर कई बार जैकेट से द्वारा जो है हीट का ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए उसके अंदर कई बार इंटरनल कॉइल्स भी होती है जिसके द्वारा उन फर्मेंटर्स को ठंडा रखने की कोशिश की जाती है। चौथा है एरेशन सिस्टम। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि एक अच्छे फर्मेंटर के अंदर वातन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इन केस ऑफ हाई माइक्रोबल पॉपुलेशन डेंसिटी देयर इज अ ट्रेमेंडस ऑक्सीजन डिमांड बाय द कल्चर। और इस प्रकार की स्थिति में जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रवाहन लगातार किया जाता है, जिससे कि कोशिकाओं के अंदर अच्छी तरीके से ग्रोथ हो और वो एक अच्छे प्रोडक्ट का निर्माण करे। पाँचवा होता है स्पार्जर। स्पार्जर इज अ टिपिकली जस्ट सीरीज ऑफ होल्स इन अ मेटल रिंग। एक धातु की ऐसी रिंग होती है जिसके अंदर कई सारे छेद होते हैं और इसके द्वारा फिल्टर स्टरलाइज एयर जो है वो फर्मेंटर के अंदर हाई प्रेशर के साथ प्रवेश करती रहती है और ये एयर जो है वो छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में डिफ्यूज होकर के लिक्विड कल्चर माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाती है। छठा होता है इम्पेलर। जो इम्पेलर जो होते हैं वो एक एजिटेटर का काम भी करते हैं और ये फर्मेंटर के अंदर मुख्य रूप से स्टीयरिंग का काम करते हैं, हिलाने का काम करते हैं। और स्टीयरिंग जो है वो क्या उपयोग रखती है, इट मिक्सेज द गैस बबल्स थ्रू द लिक्विड कल्चर मीडियम। जब अंदर की तरफ जो भी माध्यम है उस माध्यम को हिलाया जाता है तो उस माध्यम के अंदर गैस बबल और लिक्विड कल्चर मीडियम आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से मिश्रित होता रहता है। दूसरा, इसके कारण माइक्रोबियल सेल भी जो है वो लिक्विड कल्चर माध्यम के साथ में अच्छी तरह से मिश्रित होती है, जिससे माइक्रोबियल सेल्स और कल्चर माध्यम दोनों के मध्य अच्छा संपर्क होता है और संपर्क होने से अच्छे उत्पाद का निर्माण होता रहता है। स्टीयरिंग ऑल्सो इंश्योर्स यूनिफॉर्म एक्सेस ऑफ माइक्रोबियल सेल टू द न्यूट्रिएंट। और एक यूनिफॉर्मिटी हो जाती है जो कि माइक्रोबियल सेल का और न्यूट्रिएंट का उनका आपस में मिश्रण होकर के अच्छी तरीके से माइक्रोबियल सेल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। आइडियली द इम्पेलर शुड बी 1/3 ऑफ द फर्मेंटर्स डायमीटर फिटेड अबव द बेस ऑफ द फर्मेंटर। और ऐसा कहा जाता है कि फर्मेंटर की डायमीटर के अनुसार इम्पेलर की साइज जो है वो उसके 1/3 होनी चाहिए, ताकि जो है उस फर्मेंटर के अंदर आसानी से वो मिक्सिंग का कार्य या मिश्रण का कार्य कर सके। सातवां आता है बेफल्स। द बेफल्स आर द नॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इनटू फर्मेंटर्स ऑफ ऑल साइज टू प्रिवेंट अ वर्टेक्स एंड टू इम्प्रूव एरेशन एफिशिएंसी। बेफल्स को जिसकी आकार भी फर्मेंटर में विभिन्न साइज में लगा रहता है, लेकिन इसका काम होता है कि जो ये लगातार वातन की प्रक्रिया को बढ़ाता रहे। और ये कई सारी धातु की छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो कि फर्मेंटर की 1/10 साइज होती है उसमें रेडियली वॉल के ऊपर लगा रहता है और लगातार उसमें ऑक्सीजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने का कार्य करता है। आठवां, कंट्रोलिंग डिवाइसेज फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
For the optimum fermentation, it is essential to control the process of altering environmental parameters at the as the process proceed. और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किण्वन की प्रक्रिया बढ़ती है तो उसके साथ साथ में दूसरे जितने भी एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं वो भी लगातार चेंज होते रहें और व्यवस्था को और किण्वन की प्रक्रिया को लगातार सहयोग करते रहे। इस पर्पज़ के लिए कई सारे ऑटोमेटिक डिवाइसेज फर्मेंटर के अंदर लगाए जाते हैं जो कि तापक्रम, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, पीएच, कोशिकाओं की एक समूह और कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि उसमें आवश्यक है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट उसके अंदर बन रहे हैं, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के सारी व्यवस्थाएं एक फर्मेंटर के अंदर लगी रहती है, जिससे कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से संपन्न हो और एक अच्छी क्वालिटी का उत्पाद हमें प्राप्त हो। धन्यवाद।